हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात कर रहे हैं एचडीएफसी बैंक के बारे में। एचडीएफसी बैंक का स्टॉक मैंने लॉन्ग टर्म के लिए लिया है और सबसे पहले अपडेट टेलीग्राम पे बता दिया है। ठीक है, तो जिन्होंने ये अपडेट नहीं देखा तो उन्होंने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जल्दी नहीं किया है तो पहले वो देख लो, वहाँ से आपको सबसे पहले अपडेट मिल जाएगा कि मैंने कब खरीदा है। ठीक है, तो भाव क्या था, वो क्या था, सब कुछ वहाँ पर आपको दिख जाएगा उसी टाइम पे। ठीक है, जिस दिन लिया उस दिन का भाव देख लेना तो आपको पता चल जाएगा कौन से भाव पे है। और सारी अपडेट मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे तो देता ही हूँ, साथ में वेबसाइट पे भी धीरे धीरे वो अपडेट होते ही रहेगा। तो जो भी मैंने लॉन्ग टर्म के लिए लिया है, शॉर्ट टर्म के लिए लिया है और जिनमें से प्रॉफिट लिया है, सब कुछ यहाँ पर मेरे चैनल पे अपडेट होता है। ठीक है, और वेबसाइट पे भी धीरे धीरे अपडेट होते रहता है। जैसे मुझे टाइम मिले वैसे मैं अपडेट करते रहता हूँ। तो ये लॉन्ग टर्म के लिए क्यों लिया है, देखो ये टॉप की बैंक है, सबसे ज़्यादा मार्केट कैपिटल वाली बैंक है। अभी तो एचडीएफसी हाउसिंग जो था वो भी इसके साथ ज्वाइन हुआ है। ठीक है, तो दोनों एक साथ आने की वजह से इसका मार्केट कैपिटल काफ़ी और भी बढ़ गया है। तो देखो 11,80,00,000 की कंपनी है, 80,000 करोड़ की। और साथ में देखेंगे 1460 का इसका लो रह चुका है और 1758 का इसका हाई है। तो फिलहाल अभी लो के आसपास मुझे मिला था, इसलिए मैंने इसमें एंट्री कर ली थी। और स्टॉक का पी देखेंगे तो देखो पी भी काफ़ी अट्रैक्टिव अभी नज़र आ रहा है। इसका बुक वैल्यू थोड़ा कम है, डिविडेंड भी देती है लगभग 1 सवा 1% का। और यहाँ पर आर ओ सी आर ओ सी काफ़ी कम है, लेकिन आर ओ ई काफ़ी अच्छा है इसका। ठीक है, और फेस वैल्यू काफ़ी कम है, एक एक का इसका फेस वैल्यू है। और अगर हम देखेंगे एक साल के अंदर थोड़ा इसमें गिरावट आपको नज़र आएगी। देखो काफ़ी उतार चढ़ाव दिखा कि ये गिरावट में नज़र आएगा। और 3 साल में देखेंगे तो देखो 3 साल में ये देखो कहाँ से कहाँ ये बढ़ा था, काफ़ी कुछ यहाँ पर इसमें ग्रोथ देखने मिला था। ठीक है, 1300 से 1600 गया, फिर यहाँ पर ये डाउन भी देखने मिला था, फिर से 1300। तो अप डाउन काफ़ी देखने मिला है इसके अंदर। और 5 साल में देखेंगे तो देखो 5 साल में ये स्टॉक देखो 1600 के भी ऊपर था। और नीचे की बात करेंगे तो देखो 900 रुपये का ये स्टॉक हुआ करता था एचडीएफसी का, 925 के आसपास 2020 में जब कोविड का था। और 10 साल की बात करें, 10 साल पहले देखो ये स्टॉक 300 रुपये का था। 300 से काफ़ी अच्छा ग्रोथ इसमें देखने मिला था, 300 से स्टॉक यहाँ पर 1600 तक गया है। और मैक्स में भी देखेंगे तो देखो ये स्टॉक देखो 60 या 50 के आसपास ये स्टॉक हुआ करता था, 50 या 53 के आसपास। वहाँ से देखो स्टॉक ने काफ़ी मल्टीबैगर रिटर्न दिए हैं। ठीक है, और अगर हम यहाँ पर इसके पॉजिटिव नेगेटिव चीज़ें देखेंगे तो पॉजिटिव आपको नज़र आएगा। ये देखो ये जो इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं, स्टॉक का प्रॉफिट ग्रोथ का सीएजीआर काफ़ी अच्छा है और हेल्दी डिविडेंड भी देती है। और अगर हम इसके बुक वैल्यू देखेंगे तो ये एक नेगेटिव चीज़ है। इसका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ये एक नेगेटिव है, इसका कंटिजेंट लायबिलिटी नेगेटिव है। और कैपिटलाइजिंग इंटरेस्ट कॉस्ट, इसका मतलब है कंपनी पर लोन भी ज़्यादा है। तो बैंक के ऊपर लोन होता ही है ज़्यादा से ज़्यादा, तो एक चीज़ होती है, ये चीज़ आपको हमेशा नज़र आएगी मेजॉरिटी बैंक्स के अंदर। और अदर इनकम भी है कंपनी को, अर्निंग अदर इनकम से भी अर्निंग हो रही है, एक नेगेटिव में होता है। और सेल्स वर्किंग कैपिटल डेज भी बढ़ते जा रहे हैं, ये एक नेगेटिव चीज़ है। तो देखो इतनी बड़ी कंपनी भी रहने के बाद भी बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव नेगेटिव रह सकती है। ठीक है, तो और अगर हम एचडीएफसी देखेंगे तो सबसे टॉप की बैंक है प्राइवेट बैंक के अंदर। उसके बाद आईसीआईसीआई बैंक है। तो दोनों बैंक मैंने लिया है, ये भी बैंक लिया है, कोटक बैंक भी लिया है। ठीक है, तो ये तीनों बैंक मेरे पास है, टॉप की 3 बैंक्स। और इनके बारे में वीडियोस बनाए हैं और अभी एचडीएफसी का बना रहा हूँ। और अगर हम देखेंगे तो इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स तो आपको नज़र आएगा 31,000 करोड़ से इसके सेल्स में ग्रोथ देखने मिली है लगभग 75,000 करोड़ तक, यानी ग्रोथ काफ़ी अच्छा हुआ है। और 7,700 करोड़ से यहाँ पर 17,300 करोड़ का यहाँ पर ग्रोथ देखने मिला है। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट भी अच्छा खासा ग्रो हो रहा है। और प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे तो देखो प्रॉफिट यहाँ पर 28,000 करोड़ का प्रॉफिट सेल कर रही थी। अगर हम 2012 की बात करेंगे तो 28,000 का सेल था, वहाँ से अभी ये 1,70,000 का 1,70,000 करोड़ का सेल है। तो सेल्स में काफ़ी अच्छा ग्रोथ है। और 5,200 करोड़ का प्रॉफिट से लेके अभी 46,000 करोड़ का प्रॉफिट कर रही है। तो देखो प्रॉफिट में कितनी तेज़ी आ गई है। ठीक है, और अगर हम देखेंगे सीएजीआर तो देखो लगभग 10 साल से 16% सालाना रिटर्न है, 5 साल से 8% सालाना रिटर्न है, 3 साल से 4% है, 1 साल में -3% है, यानी 3% गिरा है।
तो थोड़ी गिरावट में मिल रहा था, इसलिए मैंने इसमें एंट्री की थी। और अगर हम देखेंगे इसमें बैलेंस शीट में, तो बैलेंस शीट में आपको नज़र आएगा ये जो स्टॉक है इसका रिजर्व यहाँ पर देख सकते हो 2,88,000 करोड़ का रिजर्व है, और उससे ज़्यादा तो 21 लाख का लोन है। ठीक है, तो 21 लाख करोड़ का बोरोविंग है। तो ऐसे ही होता है, मेजॉरिटी जो बैंक्स होती है या फाइनेंस सेक्टर होती है, फाइनेंस कंपनीज होती है, उन पर लोन होता ही है। तभी तो वो उस लोन के बदले कस्टमर्स को लोन देते हैं और हायर रिटर्न पे, हायर इंटरेस्ट पे वो लोन उनको देके इंटरेस्ट से कमाते हैं। ठीक है, तो और यहाँ पर देखेंगे, देखो बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव है। बहुत लोग क्या होता है, कैश फ्लो नेगेटिव है, कैश फ्लो नेगेटिव है करके मेजॉरिटी वीडियोस के नीचे कभी कभी कमेंट में आ जाते हैं कि कैश फ्लो आपने देखा नहीं। तो छोटी मोटी कंपनियों का कैश फ्लो देख के वो ज़्यादा टेंशन ले लेते हैं। देखो बड़ी बड़ी कंपनियों के कैश फ्लो देखो किस तरीके के है। तो कैश फ्लो और इस पे नहीं जाना है हमको, बिज़नेस क्या करती है, बिज़नेस में सेल्स अच्छा कर रही है कि नहीं, बाकी सारी चीज़ों पे भी ध्यान देना है। तो बहुत लोगों का ध्यान सिर्फ कुछ नेगेटिव चीज़ों पे जल्दी पड़ता है, मेरा ओवरऑल बिजनेस पे नज़र पड़ती है। तो बिज़नेस क्या कर रही है क्या नहीं, उसी पे मैं ज़्यादा ध्यान देता हूँ। और अगर देखेंगे तो देखो प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पर कुछ भी नहीं है, 0% है सितंबर में। और यहाँ पर फॉरेन के लोगों के पास, यहाँ पर फॉरेनर्स के पास 52% की इन्वेस्टमेंट है, और यहाँ पर डीआईएस के पास 30% है। तो मेजॉरिटी शेयर इसके फॉरेन के लोगों के पास है। और उसके बाद यहाँ पर देखें गवर्नमेंट का थोड़ा इन्वेस्टमेंट है, और पब्लिक का भी थोड़ा यहाँ पर इन्वेस्टमेंट बढ़ते गया है, 17.5% के आसपास पब्लिक की भी इन्वेस्टमेंट है। तो यहाँ ये स्टॉक देखो सभी का फेवरेट है, जस्ट प्रमोटर के पास अभी कुछ भी शेयर नहीं। कुछ लोग बोलते हैं कि प्रमोटर के पास होल्डिंग कम होती है तो कंपनी का नुकसान हो सकता है, लेकिन देखो बड़ी से बड़ी कंपनीज मैंने देखी है, और उनमें से ये एक कंपनी है जिसके प्रमोटर आपको कुछ भी नहीं नज़र आएगी। प्रमोटर की होल्डिंग डिक्रीज तो छोड़ो, यहाँ पर प्रमोटर ही नहीं है, प्रमोटर कंप्लीटली यहाँ पर से गायब है। तो समझ जाओ कि बड़ी बड़ी कंपनियों के पास भी प्रमोटर नहीं होती है, फिर भी कंपनियाँ चलती है, अच्छा प्रॉफिट कर लेती है, अच्छा सब कुछ अच्छा कर लेती है, ग्रोथ भी अच्छा दे देती है। तो कोई बड़ी बात नहीं होती है कि प्रमोटर हो या ना हो। ठीक है, बड़े बड़े मैनेजमेंट के लोग होते हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर का पैसा यहाँ पर लगा है, तो ऑटोमेटिकली मैनेजमेंट भी अच्छा होता है, और डिसीजन भी अच्छे हो जाते हैं, और कंपनी भी अच्छी चलती है। तो कोई बड़ी बात नहीं होती है कि कहीं पर प्रमोटर होते हैं कहीं पर नहीं होती है फिर भी। ठीक है, तो ये स्टॉक देखो लॉन्ग टर्म के लिए लिया है, तो लॉन्ग टर्म में जो भी अपडेट आएगा, जो भी इसमें कुछ भी होगा, तो वो चीज़ें मैं सबसे पहले टेलीग्राम चैनल पे तो बताऊंगा ही, बाद में इसके बारे में वीडियोस के थ्रू भी बताऊंगा, और साथ में वेबसाइट पे भी सारे अपडेट आपको बाद में फ्यूचर में मिलते जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।